अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के हमले रुक ना सके। पाक अफगान बॉर्डर पर सरहद पार से दहशतगर्दों की फायरिंग, 5 फौजी जवान दिफाए वतन पर कुर्बान हुए। ISPR के मुताबिक अफगानिस्तान से दहशतगर्दों ने सरहद पार पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकारों पर कुरम जिले में फायरिंग की। पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दों ने एक बार फिर से हमला किया है। पाक फौज के 5 जवान शहीद हो गए। पाक अफगान बॉर्डर पर भी आज फायरिंग का तबादला हुआ, तो सारे ताने बाने जाके अफगानिस्तान में मिल रहे हैं। आज भी 5 जवान शहीद हुए। और वो जो हम बात बात पे कहते हैं हिंदुस्तान वो कर रहा होगा भाई, पर ये जो है ये कुरम एजेंसी पे जो अटैक वो हिंदुस्तान ने कराया है। ये कौन आया है वहां से? बलूचिस्तान का जो अटैक है वो भी खत्म हुए घंटे नहीं गुजरे, आज फिर इतलात हैं कि कुरम एजेंसी में अटैक हो गया और कैजुअल्टीज हुई हैं। और मतलब वो जो खबरें हैं कि कुरम एजेंसी में अटैक हुआ है, हमारी पोस्ट पे अटैक हुआ है। तो वजूहात और टाइमिंग इस वक्त ये हमले क्यों ज्यादा होना शुरू हो गए कि जो ही हमला होता है और तवज्जो हटाने के लिए, डिफ्लेक्ट करने के लिए हमारी ब्यूरोक्रेसी दोनों सिविल मिलिट्री ये बताना शुरू कर देते हैं कि इनके डांडे जो हैं उधर से मिलते हैं। ये मेरा ख्याल है सिलसिला अब खत्म हो जाए। नमस्कार दोस्तों, अब आप सबको पता होगा कि एक समय था जब कुछ सालों पहले की बात है, पाकिस्तान के आर्मी स्कूल के अंदर टीटीपी वाले घुस गए थे और वहां पर सैकड़ों बच्चों को मार दिया था। पूरे पाकिस्तान में शौक की लहर थी। लेकिन क्या आपको पता है कि टीटीपी को किसने पैदा किया था? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तानी इसका रिस्पॉन्सिबल है। कैसे? अब जब रशिया को भगाने के लिए तालिबान क्रिएट किए गए, वो उसमें अमेरिका, यूएई, सऊदी जैसे कंट्री शामिल थे। मतलब एक ने टेक्नोलॉजी दी, एक ने वहां पर कट्टरता फैलाई, एक ने यहाँ पर फंडिंग की, सब मिले हुए थे। और बेस कौन सा था? पाकिस्तान। उसमें और कौन कौन से शामिल थे? तो भाई कि हाफिज सईद था, मौलाना मसूद अजहर था, ये लोग भी शामिल थे। जब ये पूरा का पूरा सिनारियो खत्म हो गया, तब मतलब कि रशिया चला गया अफगानिस्तान से, तब अमेरिका को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन वो भूल गया कि पाकिस्तान के अंदर कई सारे ऐसे लड़के हैं छोटी एज के जिनको ब्रेन वॉश कर चुके हैं। फिर टीटीपी बनी। फिर टीटीपी ने क्या किया कि पाकिस्तान के जितने स्टेट थे वहां पर उनकी लोकल टीटीपी क्रिएट की। तालिबान फिलहाल ये कह रहा है कि भाई वो टीटीपी का हमारे साथ कोई लेना देना है नहीं, लेकिन वही तालिबान, मतलब अफगानिस्तान वाला तालिबान ही ये टीटीपी को सपोर्ट करता है। और ये टीटीपी वाले पाकिस्तानी सैनिकों को देखकर सीधा गोली मारते हैं। मतलब ये पाकिस्तान वाला, मतलब तहरीक तालिबान पाकिस्तान, सीधा गोली मारते हैं। और यहाँ पर भी यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के हमले रुक ना सके। पाक अफगान बॉर्डर पर सरहद पार से दहशतगर्दों की फायरिंग, 5 फौजी जवान दिफाए वतन पर कुर्बान हुए। ISPR के मुताबिक अफगानिस्तान से दहशतगर्दों ने सरहद पार पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकारों पर कुरम जिले में फायरिंग की। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, ये यकीन दहानियाँ बारहा करवाई गई। इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में जो हमले हुए और फिर पाक अफगान बॉर्डर पर भी आज फायरिंग का तबादला हुआ, तो सारे ताने बाने जाके अफगानिस्तान में मिल रहे हैं। आज भी 5 जवान शहीद हुए और जो हमारे फ़ौजी जवान, अफसरान जिस तरीके से कुर्बानियाँ दे रहे हैं, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक तवील जंग हमने लड़ी, वो जंग हमने जीती। लेकिन हालिया हमलों के बाद फिर से बहुत सारे खदशात सर उठा रहे हैं। अबूरी हुकूमत वहाँ पर टीटीपी और दीगर जो अनासर पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहे हैं उनको रोकने में अब तक नाकाम रही है। और फिर 2021 के बाद से अब तक हम कई हमले देख चुके हैं। अभी जो बलूचिस्तान में पंजगूर और नौशकी में हमले हुए वो बड़े हमले थे, बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ किए गए और वज़ीर दाखिला ने और दीगर हुकाम ने इस बात की तस्दीक की कि इन हमलों के लिए सहूलतकारी अफ़गानिस्तान और भारत से हासिल थी। अब अफ़गानिस्तान जो कि एक तरह से दोबारा से डिस्टेबलाइज हुआ है, वहाँ पर कोई निज़ाम हुकूमत मौजूद नहीं है, जो बुरी हुकूमत है उसकी उस तरह से रिट कायम नहीं है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बड़ा ख़तरा बन गया। इस ख़तरे से हम कैसे निपटें? तो वजूहात और टाइमिंग इस वक्त ये हमले क्यों ज़्यादा होना शुरू हो गए? क्योंकि हमने 6 साल देखा था, काफ़ी कम हो गई थी हमलों की तादाद और दहशतगर्दी का जोर भी काफ़ी हद तक टूट गया। अब हमने फ़ौरन कह दिया या फ़ौरन नहीं भी कहा, कुछ ज़राए होंगे। ज़ाहिर है रियासत के पास तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, वसाइल हैं, उनको बुरुएकार लाते हुए ये फाइंडिंग्स होंगी कि अफ़गानिस्तान में सहूलतकारी के शवाहिद हैं और फिर भारत में भी सहूलतकारी के शवाहिद हैं।
लेकिन हम रास्ता रोक नहीं पा रहे। हमारी कोऑपरेशन भी है, हमारा बहुत ज़्यादा ताउन भी है, हम पड़ोसी भी हैं, हम उनकी मदद भी कर रहे हैं, फिर भी ये ताने बाने वहाँ जाके बार बार अगर मिलते हैं तो किसका कसूर है? जी, बड़ा डर डर के सवाल किया तंजीला आपने ये। इसकी फॉर्मुलेशन बड़ी आसान है कि ये कोई, अव्वल तो बात है कि कोई हमारे लिए खबर नहीं है कि इन हमलों के डांडे दिल्ली से मिलते हैं या काबुल से मिलते हैं। ये तो बड़ी पुरानी कहानी है, क्योंकि आपको मालूम है अगर जिस किसी के साथ भी आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं वो तो मुसलसल कचोके लगाता रहेगा। तो लिहाजा ये जो एक तरीक़ाकार बन गया है कि जो ही हमला होता है और तवज्जो हटाने के लिए, डिफ्लेक्ट करने के लिए हमारी ब्यूरोक्रेसी, दोनों सिविल मिलिट्री, ये बताना शुरू कर देते हैं कि इनके डांडे जो हैं उधर से मिलते हैं। ये मेरा ख्याल है सिलसिला अब ख़त्म हो जाना चाहिए। क्यों मैं ये बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूं? इसलिए कि इनको अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान किस क्राइसिस से गुजर रहा है। ये बलूचिस्तान में जो अटैक हुए हैं ना, ये अगर कोई संजीदा लोग बैठे होते ना, पाकिस्तान का इक़्तिदार जिनके, यानी हुकूमत अगर कोई संजीदा होती तो उनकी नींदें उड़ जाती। यानी वो सिर्फ और सिर्फ बैठ के ये कहते कि ये क्या हुआ है। ये बहुत कोऑर्डिनेटेड, बड़ा, इसको जितना मर्जी आप डाउन प्ले कर दें, अंडर प्ले कर दें, ये बहुत प्रोफेशनल अटैक था जिसने एंगेज किया है, घंटों के लिए नहीं, दिन रात और दिन, इतने तवील अरसे के लिए एक प्रोफेशनल आर्मी को एंगेज कर लेना। और वो हुकूमत है, वो कह रही है हम चीन गए थे, हमारी तो बड़ी इज्जत हो गई। यानी कमाल है। और वो बलूचिस्तान का जो अटैक है वो भी ख़त्म हुए घंटे नहीं गुजरे, आज फिर इतलात हैं कि कुरम एजेंसी में अटैक हो गया और कैजुअल्टीज हुई हैं। और मतलब वो जो खबरें हैं कि कुरम एजेंसी में अटैक हुआ है, हमारी पोस्ट पे अटैक हुआ है, हमारे लोगों पर अटैक हुआ है। अब जाहिर है कि उसका जब तक ISPR से कोई कंफर्मेशन नहीं आती, ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं होती, आदमी उस पर कोई तबसरा करने से कासिर है कि बताइए कौन सा वो पाकिस्तानी हुकूमत है, कौन सा वो पाकिस्तानी है, किस तरह की हुकूमत है कि आप हमलों की जद में हैं और बड़े सीरियस अटैक्स हैं, ये रुक नहीं रहे, बढ़ते चले जा रहे हैं। और बजाय इसके कि ये इस वक्त अपोजिशन को साथ लें, कौम के बच्चे बच्चे को साथ लें, इत्तेहाद और इत्तफाक का पैगाम दें और बताएं कि हम इस खतरे, एक खतरा हम पे आगे, जंग आ गई है भैया, और क्या है, जंग से ज्यादा आगे क्या है, वो आ गई हुई है। उस तरफ तवज्जो नहीं कर रहे। अपोजिशन को असेंबली में, पार्लियामेंट में कहीं दूर दूर तक उसका निशान नहीं है। जहां असल खतरा है उसका जिक्र ही सिरे से नहीं है। आपका मुल्क हमलों की जद में है। इकट्ठा करके बिठाइए सबको और कहें कि इस वक्त इख्तलाफात को छोड़ो, भूल जाओ, आओ मिलकर काम करें, आओ मिलकर दिफा करें, हमें एक होना है। वो तो नहीं रुक रहे। अगली बात आपसे बताऊं, ये जो अटैक हो रहे हैं ना, ये तरीके तालिबान का, पाकिस्तान का माजी का तरीका नहीं है। ये तो औरतों बच्चों को मारने वाले लोग हैं, बाजारों में बम चलाने वाले लोग हैं, मस्जिदों में नमाजियों को मारने वाले लोग हैं। इनका पहले यही तरीका रहा है ना। औरतों बच्चों को मार के कहते थे कि हम ठीक कह रहे हैं, यही कहते थे ना। अब वो क्या कर रहे हैं? अब उनके अटैक्स में प्रोफेशनलिज्म है, उनका अटैक सोफिस्टिकेशंस की तरफ आ चुका है। ये माजी की तहरीक तालिबान पाकिस्तान नहीं रही। इनके साथ और लोग मिल चुके हैं। कौन है वो? कहां से सपोर्ट आ रही है? ये शेख रशीदों का मामला नहीं है जो खड़े होकर कह दें कि इंडिया इन्वॉल्व था, इंडियन इन्वॉल्व था, जान छुड़ा के निकल जाए। नो। एज फार एज जो आपने कहा कि जो मुआहदा है या अभी क्या हुआ है, आज जिस बारे में हमने ये प्रेस रिलीज भी किया, ये एक एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग थी 2003 में, जब सीज फायर को बहुत स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया गया था। सो वो सस्टेन किया बहुत अरसा तक, बट 2014 ऑनवर्ड फिर इसमें स्पाइक आ गई सीज फायर वायलेशंस में, और जो अभी तक चल रही है। नाउ इट हैज बीन डिसाइडेड कि इसको, उस मैकेनिज्म को, उस अंडरस्टैंडिंग को जो 2003 में हुई थी, उसको दोबारा से लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट किया जाए। फायर से हमें कुछ नहीं मिला है, जैसे कि शहबाज ने, हम ग्रे लिस्ट में भी रहेंगे, बलूचिस्तान में भी सारा कुछ वैसे ही जारी रहेगा। और जो दुनिया में हमारा, जो भारत ने इकोनॉमिक लॉकडाउन और इकोनॉमिक हमसे वॉर शुरू की हुई है, पानी की जंग शुरू की हुई है,
और माशी जंग शुरू की हुई है वो वैसे ही रहेगी, और कश्मीर जो वो अपने डिजाइन के मुताबिक सेटल करना चाहता है, ये सीज फायर उसमें फैसिलिटेशन है। मैं बार बार यही कहता रहा हूँ पिछले 1.5-2 साल में, जब से 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A रिवोक हुए हैं, तो मैं इशारों में बहुत सी बातें कहता रहा हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत वक्त से। लेकिन अगर यही होना था और इधर ही पहुंचना था, हमने इसी तरह पहुंचना था, तो फिर अल्लाह खैर करे। मुझे तो फिर कोई ज़्यादा तवक्कुआत नहीं है इस हुकूमत से जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक़ है। आज बस कुछ यही हालात हैं। अगर बैक चैनल और फिर कौन लोग इन्वॉल्व हैं जो आई डू नॉट नो, तजुर्बा बड़ा काउंट करता है। और अगर हम इसी तरह ही गिव इन करते रहे चीज़ों पे और अपनी इसी तरह हम इंगेजमेंट का दम भरते रहे कि हम तो इंगेजमेंट चाहते हैं भारत के साथ, टॉक्स चाहते हैं भारत के साथ, तो फिर बस यही एंड है और फिर हमें इसी पे इक्तफा करना चाहिए। लेकिन आज कोई, मैं नहीं समझता कि बहुत अच्छा दिन है पाकिस्तान या कश्मीर के लिए। लोग ये कह रहे हैं कि सीज़ फायर हो गई। ये सीज़ फायर सब टेम्प्रेरी मामलात हैं। भारत भी टाइम गेन करना चाहता है, कश्मीरियों को बताना चाहता है कि देखिए पाकिस्तान बस इंटरेस्टेड नहीं है अब आपके कॉज में, तो यू बेटर गिव अप योर स्ट्रगल। तो ये इसके बड़ी डायमेंशंस हैं। मैं हुकूमत से ही गुजारिश करता हूँ कि खुदारा जो भी कदम उठाएं सोच समझ के उठाइए। भारत ने आपको एक दफ़ा फिर ट्रैप कर लिया है इस बायलैटरल इंगेजमेंट के खाते में। ये तो वक्त और कुछ चीज़ों का था, लेकिन अब क्या किया जाए कि समझ नहीं आ रहा कि ये हुकूमत चाहती क्या है, इसके लॉन्ग टर्म क्या पेश नज़र है। भारत वो सारा काम जो इसराइल ने 70 साल में किया था, भारत अगले 3 साल में मुकम्मल कर देगी। मगर जो बात कही जाती है कि तुमने जंग से बचने के लिए जिल्लत और रुसवाई का रास्ता अख्तियार किया, तब तुम्हारे नसीब में जंग भी है और जिल्लत भी। तो साफ बात मैं कर रहा हूं कि अब जो कुछ पाकिस्तान के साथ होगा इस हुकूमत के अहद इख्तिदार में होगा। पाकिस्तान आजाद कश्मीर दुश्मन के पास जाएगा, इसका फैसला इमरान की हुकूमत में होगा। और जो इनके तेवर हैं, जो इनके हालात हैं, जो इनकी सूरत हाल है, जिस तरह की पैसिफिज्म है, जिस तरह का डिफेंसिव खौफजदा एटीट्यूड है इनका, मुझे खौफ है अल्लाह ना करे हम मुजफ्फराबाद हाथ के ना धो बैठेंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी इस वक्त पूरी तरह एग्रेसिव होकर, खासतौर पर जो बाइडेन के आने के बाद इसराइल और अमेरिका पूरी तरह भारत की पुष्ट पर है कि पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की एटमी सलाहियत और एटमी ताकत को खत्म करने के लिए अभी नरेंद्र मोदी के भारतीय हिंदुत्व पे लॉन्च किए जाएंगे पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तानी कौम तैयार नहीं है, हुकूमत तो बिल्कुल ही तैयार नहीं है, इसको तो पता ही नहीं कि इसके साथ होने क्या। लेकिन मुझे लगता यही है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं है इश्यूज़ की, अंडरस्टैंडिंग शायद नहीं है कि भारत के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट क्या हैं फॉर दैट मैटर। तो थोड़ा बहुत आई एम लिटिल बिट नाउ dismayed the way we are handling our India policy and our Kashmir policy. I'm sorry to say this, but this is what I honestly think. I may be wrong, and I hope I'm wrong, because if India wants to move ahead and is ready to compromise or show flexibility on the Kashmir dispute, and wants to reach a modus vivendi which is acceptable to all parties, including the people of Jammu and Kashmir, then it's okay. I'm all for that. But my apprehension is that India is using this bogey of bilateral engagement or back channel diplomacy to further weaken Pakistan's position on Jammu and Kashmir. And this engagement on the back channel, mark my words, will deliver nothing for Pakistan. And this is what my fear is. The question is, हिंदुस्तान हमें लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो नुकसान पहुंचाया जा रहा है सिविलियंस को, लेकिन जितना नुकसान ये हमें इस वक्त, जब ये कहता है ना सीज फायर,
इसको सीज फायर करनी चाहिए अगेन अमंग्स द वर्ल्ड पास। ये FATF के अंदर हमारा ये ओपोनेंट है बहुत बड़ा, जो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है। आपका क्या ख्याल है? ये फ्रांस के साथ ये इसके बड़ी बातें हमें पता चली हैं कि ये फ्रांस को पुश कर रहा है, जिसके हमारे अभी डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये वहां भी इसने हाथ डाला हुआ है और ये पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है एंड गिविंग अ बैड इमेज टू अ कंट्री। सो द क्वेश्चन इज कि हम इनको कैसे करें। मैं तो ट्रैक 2 के अंदर ब्रसल्स में और लंदन के अंदर बैठा रहा हूं इनके साथ। ये जेर जबर पे लड़ते हैं, ये बैठते नहीं है कभी किसी चीज के ऊपर। एक एग्री करेगा, दूसरा डिसएग्री कर जाएगा और आपकी बात इधर की उधर चली जाएगी। सो आप इनको बिल्कुल हाथ आगे रखें, बट बी कॉशियस, बी केयरफुल, बी प्रिपेयर्ड, जो कि हमारे आर्मी चीफ ने पहले कह दिया हुआ है। वी आर रेडी, वी आर ऑलवेज रेडी, ये इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहां हमें इनके साथ एक और जो एक आगे बात बढ़ानी चाहिए, जो हमारे आई एम श्योर फॉरेन मिनिस्टर बढ़ाएंगे भी, कि भाई तुम इंटरनेशनल फोरम के ऊपर जाके क्यों पाकिस्तान की मुखालफत करते हो, क्यों हमें एक नेगेटिव एक पिक्चर पेंट करते हो। ये हर जगह जाके करते हैं। सो लेट्स बी ओपन ऑन दैट फ्रंट एज वेल। ये फ्रंट तो हम कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन फॉरेन फ्रंट जो है इसको भी हमने कंट्रोल करना है कि इनके साथ आप डायलॉग हमारे साथ करो भाई, डायलॉग करो। आप मोनोलॉग कर रहे हो, वी डोंट वांट मोनोलॉग, वी वांट अ डायलॉग। आप देखो, एट द एंड ऑफ द डे आपके लोग भी दुनिया से जा रहे हैं, हमारे भी दुनिया से जा रहे हैं। तो क्या इज दिस व्हाट वी आर लुकिंग फॉर आफ्टर इंडिपेंडेंस? नो, वी डोंट। जो मसले मसाइल हैं, हमारा पानी का मसला है, हमारे और दीगर जो मसले हैं, आप उनको रिजॉल्व करो, बैठ के हो सकते हैं। लेकिन India has got good people in it, and I'm sure good people will eventually come up and save the region, क्योंकि इस रीजन को हमने प्रोटेक्ट करना है। इंडिया और पाकिस्तान बोथ न्यूक्लियर पावर्स। सो अगर हम लॉगर हेड्स पे रहेंगे तो याद रखें कि बाकी सुपर पावर्स हैं, वो दोनों का फायदा उठाएंगी और आपस में हमारे इख्तलाफात पैदा करेंगे। पूरी दुनिया में शिया मुसलमान पनाह कहीं नहीं ले सके सिवाय हिंदुस्तान के। हिंदू मजहब तो हजारों साल पुराना मजहब है, कदीम तरीन मज़ाहिब में से एक है। जो सिख मजहब है, ये तो इसी धरती से, जो कि हिंदुस्तान है, यहीं से निकला। क्रिश्चियनिटी बाहर से आई है या इस्लाम बाहर से। बरसगीर के भगत सिंह का बहुत बड़ा नाम था, हमने उसको भी ऑन नहीं किया। लेकिन हमारा मामला यह है कि वो लोग जो आए, गौरी हो, अब्दाली हो, बाबर हो, हमने उन तमाम को सलूट किया। और ना सिर्फ ये कि सलूट किया, बल्कि हम इस हद तक एहसास कमतरी का शिकार हैं कि हमने उनके नाम पर मिसाइल बनाए हुए हैं। यानी वो लोग जो हमें लूट के पकड़ के चले गए, हम उनको हीरो समझते हैं। हमसे कुछ भी नहीं होता सिवाय इसके कि दोगलापना करें। इंडिया हार जाए तो पटाखे छोड़ें, इंडिया जीत जाए तो आप चुप करके घर बैठ जाते हैं, उसके प्याले में थूक रहे हैं आप। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर सिर्फ शियाओं की बात नहीं है। अगर आप पारसी देखो, बौद्ध देखो, जूइश देखो, तो ये सारे कंट्रीज़ को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इंडिया ही के पारसी है, इंडिया के अंदर ही इन सारे ये कम्युनिटी जो है उनको रहने का मौका मिले। और सिर्फ नहीं रहने का, खुल के रहने का, अपने डेमोक्रेटिक राइट यूज़ करने का, अपने फलने फूलने का और खुशी से रहने का जो मौका मिला है। अदरवाइज अगर आप देखो, पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों के नाम से अलग बना, और जो सबसे पहले कम्युनिटी आगे थी कि जो कहती थी कि नहीं, इंडिया और हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते, इसका मतलब कि भाई इंडिया और पाकिस्तान बनना चाहिए, उसमें सबसे पहली कम्युनिटी थी जो थी वो अहमदिया कम्युनिटी थी। और उन्होंने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले उनको यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया कि भाई जो अहमदिया है वो मुसलमान नहीं है। उसके बाद शिया सुन्नी वाला शुरू हुआ। अगर आप आज के दिन में पाकिस्तान के अंदर जो भी बम विस्फोट मस्जिद के अंदर होते हैं ना, तो आपको 99.99% देखने को मिलेगा कि वो मस्जिद शिया की मस्जिद थी और सुन्नियों ने वहाँ पर हमला करवाया। अगर आप खुश है और अगर आप उस हिसाब से देखो, इंडिया के अंदर क्या कभी किसी मस्जिद के अंदर बम ब्लास्ट हुआ है? कभी नहीं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। हमसे कुछ भी नहीं होता सिवाय इसके कि दोगलापना करें, इंडिया हार जाए तो पटाखे छोड़ें, इंडिया जीत जाए तो आप चुप करके घर बैठ जाते हैं, उसके प्याले में थूक रहे हैं आप। जी, आपको पता है कि जब ये यजीद के दौर के बाद पूरी दुनिया में शिया मुसलमान पनाह कहीं नहीं ले सके सिवाय हिंदुस्तान के। फिर उन्होंने बैठ के बाजू काट दिया, बोले आज मोहम्मद अली जिना के भी जाएंगे हम, हाथ में लोटा मुंह में पान लेके रहेंगे पाकिस्तान।
बेड़ा गर्क कर दिया हमारी आइंदा नस्लों के लिए। हमारी सिविलाइजेशन देखिए, कहाँ मोहनजोदारो, कहाँ सिंध, और कैसे मुसलमानों ने उन लोगों को सेलिब्रेट करना शुरू किया है जिन्होंने हमला किया हिंदुस्तान पे। बिल्कुल। लेकिन हमारा मामला यह है कि वो लोग जो आए, गौरी हो, अब्दाली हो, बाबर हो, हमने उन तमाम को सलूट किया, और ना सिर्फ ये कि सलूट किया बल्कि हम इस हद तक एहसास कमतरी का शिकार हैं कि हमने उनके नाम पर मिसाइल बनाए हुए हैं। यानी वो लोग जो हमें लूट के चले गए, हम उनको हीरो समझते हैं। हमारी इज्तमाई नफसियाती जो कैफियत है वो ये, हम अपनी जबान बोलते हुए शर्मिंदा है। पंजाबी अपनी जबान बोलते हुए, मादरी जबान बोलते हुए शर्मिंदा है। बहुत बड़ा सिपाही था, यानी जद्दोजहद आज़ादी में बरसगीर की भगत सिंह का बहुत बड़ा नाम था। हमने उसको भी ऑन नहीं किया, बल्कि शादमान एक इलाका है लाहौर का जहाँ पे एक वो जवाद अहमद सिंगर है, कभी उनकी दास्तान सुन लीजिए, कितना उनको स्ट्रगल करनी पड़ी, कि कितनी उन्होंने जदोजहद की कि इसका नाम शादमान चौक की जगह भगत सिंह चौक रख दो, क्योंकि यहाँ वो जेल, यहीं पे तो वो कैद था और कम्युनिस्ट था। मतलब मजे की बात है कि वो सिख भी नहीं था, वो तो कम्युनिस्ट था। और उसने अपने खुद लिखा हुआ भगत सिंह ने कि यानी बाकी जो लोग जद्दोजहद आज़ादी में जो शहीद हो रहे हैं, इनको तो ईमान ये है कि इन्हें आगे जन्नत मिल जाएगी। मैं जिस जगह कम्युनिस्ट बैठा हूं, मैं तो इसके बगैर लड़ रहा हूं, यानी मुझे तो आगे जन्नत, यदि वो तो मौत के बाद जिंदगी भी यकीन नहीं करते, उसके बावजूद वो कहता है मैं जिंदगी दे रहा हूं अपनी, यानी इस तरह का वो आदमी था। हम उसको भी इजारा कर। तो ऐसी कौम जो अपनी जबान पे शर्मिंदा, लिबास पे शर्मिंदा, यानी वो अपने हीरोज पे शर्मिंदा, अपने कातलों से प्यार करने वाली, उनसे आप ये तवक्को रखें हमारे पख्तून भाई या बलोच भाई कि ये इनमें गैरत आ जाएगी और ये खड़े हो जाएंगे अपने हकूक के लिए, सवाल ही पैदा नहीं होता। इनकलाब तो बड़ी दूर की बात है, हम तो शर्मिंदा खड़े हैं। ये सबसे बड़ी अफसोस की और दुख की बात यही है कि हम अपनी जो कोई भी देश होता है, हम किसी भी देश के मुसलमान से मिलते हैं तो वो अपने देश के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। और एक हमारे वाहिद एक हम जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, वहां का मुसलमान है जो अरब को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि अरब उनको धेले के भाव नहीं पूछते या उनको मानते नहीं है कि वो। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने बाबर को अपना बाप बनाया, बाबरी मस्जिद का झगड़ा तो यही था ना। तो वो तो ना पैदा हुआ यहाँ, ना वो मरा यहाँ, वो चला गया जहां से आया था वहीं दफन हो गया काबुल में जाके। वहां अब बमियान स्टैचू किसने तोड़े? आप बुद्धिज्म की क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या उसका है कि ह्यूज मैसिव स्कल्पचर्स ऑफ द बुद्धा वर कार्व्ड इनटू माउंटेन्स। तो किसी ने, हिंदुस्तानी ने जाके इंस्पायर किया ना आर्किटेक्चर। हमारा काम क्या है, हमने जाके वो तोड़ दिया। डायनामाइट जो हमने इजाद नहीं की, बम बनाना नहीं आता हमें, हमारा सबसे एडवांस वेपन है तीर कमान। हमें यूं घोड़ों के ऊपर जाकर तीर कमान मार दिया। अरे उससे आगे बढ़ो भैया कुछ। पीओके में भारत के समर्थन में नारेबाजी, चुनावी प्रक्रिया में भारत से दखल की मांग। अहम खबर है, LA-35 जम्मू 2 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार इस्माइल गुज्जर आपे से बाहर हो गए। इसका मतलब ये है कि आप गवर्नमेंट के सामने बोल ही नहीं सकते, बात ही नहीं कर सकते, हमें इलेक्शन लड़ने का हक नहीं है। अगर ऐसी हरकत की तो मैं इंडिया को पुकारूंगा। तो मैं दुश्मन से मदद मांगूंगा, इंडिया से मदद मांगूंगा। इंडिया आर्मी लेके आएगा गुजरांवाला में। इतना गुस्से में था ये कि मोदी को याद करने लग गया। बहुत ज्यादा गालियां, उसको मैं काउंट नहीं कर रहा, मैं वो काउंट कर रहा हूं जो बेइज्जती वाली गालियां। जब वो क़यादत की जानिब से इस तरह के जुमले आते हैं तो फिर नीचे तक इफेक्ट आता है उसका। वो पाकिस्तान से कच्चे सिंध में जो कच्चे के डाकू हैं वो नहीं संभाले जा रहे। पाकिस्तान से डेरा गाजी खान में डाकू हैं वो नहीं संभाले जा रहे। तो आजाद कश्मीर को कैसे संभालेगा, मुझे बताएं। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर इंडिया का नाम लेना बहुत ही आम हो चुका है। और चलो, इंडिया को कोसने वाली बात तो है ही, वो तो कोसते ही रहते हैं, लेकिन जब यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है और जो बंदे जो विक्टिम होते हैं ना, वो अब ऐसी धमकियाँ देते हैं कि भाई हम जो ना हिंदुस्तान चले जाएंगे, या फिर बॉर्डर खोल दो, या फिर हम हिंदुस्तान को इनवाइट करेंगे कि यहाँ पर आकर अटैक करो, यहाँ पर आओ और ये सारी जगह कब्जा कर लो। क्योंकि हम जो है ना, यहाँ पर इंटरनल सिचुएशन जो भी है उससे हम खुश नहीं हैं। कहने का मतलब ये है, अब यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि भाई हमें यहाँ पर मोदी को या फिर इंडिया को इनवाइट करना पड़ेगा, आप जो सिचुएशन हमारे साथ कर रहे हो, और ये होना भी चाहिए। देखिए, अब जो कश्मीर है उसको आज़ाद कश्मीर नाम दे देने से कुछ होने वाला तो है नहीं।
अब जो सुविधा आपको वहाँ पर पहुँचानी चाहिए आपने कभी नहीं पहुँचाई, नहीं आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है कि आपकी सिचुएशन इतनी अच्छी होगी कि आप पहुँचाओगे। और अगर मान लीजिए सिचुएशन अच्छी भी होगी फिर भी कश्मीर आपकी प्रायोरिटी में नहीं होगा। पीओके की बात कर रहा हूँ मैं। अगर मोदी जी से पहले भी बात करो ना आप, तो उससे पहले भी कश्मीर को अच्छी खासी ग्रांट दी जाती थी। अब मोदी जी के आने के बाद वो ग्रांट में बहुत ही गुना में इजाफा हुआ है और कश्मीर एक अलग राह पर चल चुका है। कहने का मतलब यह है कि यही बात हो रही है यहाँ पर। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। ये कैंडिडेट ने क्या गुफ्तगू की जब उनको कुछ तहफुजात थे इस हवाले, जनाब इंतजाम ठीक नहीं है, तो उन्होंने कैसे इंडिया को याद किया थे? मैं तो ये समझता हूँ कि इस्माइल गुज्जर इनका नाम जी, है। जी। मैं तो इनके नाम के आगे सांप भी नहीं लगाऊंगा। इस इस्माइल गुज्जर को पकड़ के तो बॉर्डर के उस पार भेज देना चाहिए। इसको पता चले इंडिया कितना अच्छा है, भारत वाले कितने अच्छे हैं। हुकूमत को जरूर, इदारों को जरूर इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जी हिलाली साहब, यही कुछ हो रहा है। फिर हम देख रहे हैं जब क़यादत की जानिब से इस तरह के जुमले आते हैं तो फिर नीचे तक इफेक्ट आता है उसका। हाँ, मगर ये गुस्से में था तो उस बेचारे को पता नहीं क्या क्या इन्होंने किया होगा कि इतना गुस्से में था ये कि मोदी को याद करने लग गया। आजाद कश्मीर के लोगों ने जवाब दे दिया। इस्माइल गुज्जर साहब के हल्के में फर्ज कीजिए कुछ जाती हो रही थी, तो मैं दुश्मन से मदद मांगूंगा, इंडिया से मदद मांगूंगा। इंडिया आर्मी लेके आएगा गुजरांवाला में और उसको जिताएगा और फिर वो आर्मी वापस चली जाएगी। सोच है शायद हारून साहब। यानी नहीं, इसको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। इस अदालत में किसी को जाना चाहिए, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। भले को मजाक है। और उनकी जो पूरी मुहिम में भारत नवाजी थी, यानी नजर भी आई, वो नजर भी आई, उस पे अपना मोहर लगा दी नवाज शरीफ साहब ने। वो एक मुलाकात से पिछले चंद महीनों में तारीखें तक उसकी बताई जा सकती हैं कि वो मुस्तकिल तौर पर अजीत डोभाल के साथ राब्ते में रहता है। मुस्तकिल तौर पर वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। एनडीएस जो यहाँ तकरीबकारी करती है उसका वो इंचार्ज है। उससे वो किस सिलसिले में मिले? मरियम साहबा कहती हैं ये नवाज शरीफ साहब के नजरिए की असास है पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें। पड़ोसियों के, भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें, अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें और इस पर कभी एहतजाज न करें कि वो यहाँ कत्लेआम कर रहे हैं। 60-70 हजार हमारे शहरी शहीद हुए, कोई जगह हमारी बची नहीं, कोई दफ्तर, कोई मजार, कोई मार्केट, कोई मंडी, कोई, यानी 6,000 तो फौजी जवान शहीद हुए और उनमें अफसरों के बड़ा तनासुब है। यानी इतने तो हमारे 65 और 71 के वार में लोग शहीद नहीं हुए थे जितने शहीद हुए। उसकी मजम्मत कभी नहीं की, ठीक है। और पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात रहे। उसका अभी जो है वो काफी सूरत हाल खराब होती चली जा रही है और ये जो है ये पाकिस्तानी आर्मी कुछ भी नहीं कर रही। ये वही कर रही है जो इनको ड्यूटी दी गई थी कि तुमने वहां पे खड़े रह के तमाशा देखना है। ये वही काम कर रही है और ये केओस को लीड कर रही है पाकिस्तान आर्मी इस तरह से कि ये साइड पे खड़े होके देख रहे हैं कि इनको मारने दो, लड़ने दो। कहीं दूर दूर तक जहां पे लड़ाइयां हो रही हैं आपको कोई फौजी नजर नहीं आएगा। जैसे ही पोलिंग बूथ बंद होता है फौज पहुंच जाती है वहां। वो पाकिस्तान से कच्चे सिंध में जो कच्चे के डाकू हैं वो नहीं संभाले जा रहे। पाकिस्तान से डेरा गाजी खान में डाकू हैं वो नहीं संभाले जा रहे। तो आजाद कश्मीर को कैसे संभालेगा मुझे बताएं। कश्मीर एक आजाद हो जाए तो वहां का भी जम्मू, श्रीनगर, जम्मू वो भी साथ हो जाए तो पाकिस्तान कैसे संभाले जाए मुझे बताएं। कश्मीर का ये हमारा ठीक है, पाकिस्तानी हमारे भाई हैं, हम पाकिस्तानी अपने खुद को कहलवाते हैं, लेकिन हम जो है वो आजाद कश्मीर के रहने वाले हैं, हम कश्मीरी हैं। अब कश्मीर जो है वो कभी भी किसी का चमचा नहीं है, किसी का टाउट नहीं है, किसी का गुलाम नहीं है। उसका नाम आजाद कश्मीर किसी ने सोच कर डाला था। तो आप अपनी इज्जत का ख्याल रखिए, हम आपका साथ देंगे, आप अपनी इज्जत का ख्याल रखिए। ठीक है। पाकिस्तान में ये समझता है कि हिंदुस्तान के साथ अमन ओमान का रास्ता जो है वो इस तरह से है कि जो हिंदुस्तान कहता है वो बातें मानना शुरू हो जाए, तो फिर आगे जो सबसे अहम बात जो हिंदुस्तान कहता है इवेंचुअली हमें वो भी माननी पड़ेगी और वो ये है कि कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का है। लेकिन मोदी सरकार की तो बात ही कुछ अजीबोगरीब है ना। वो तो कहते हैं जी जो आपके पास है वो भी हमारा है और गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा। ये एक दो इक्वल्स का मैच नहीं है, ये एक कमजोर और एक ताकतवर जो है उसका मैच है, जिसमें जो ताकतवर है वो अपनी मनमानी करवा रहा है। मोदी साहब का पता नहीं कि वो कब जहाज लेके पाकिस्तान आ जाएं। नमस्कार दोस्तों, अब पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक रास्ता बचा है। अगर मान लीजिए कि उसको
अपने यहाँ महंगाई कम करनी है, बेरोजगारी कम करनी है, सारी चीज़ों को सही मायनों में ठीक करना है, ठीक है, और इंडिया के साथ रिलेशन भी सुधारने हैं, तो उनको सिर्फ एक चीज़ करनी पड़ेगी कि इंडिया के साथ ट्रेड शुरू करना पड़ेगा और सबसे पहले इंडिया की बात माननी पड़ेगी। इंडिया यहाँ पर सिर्फ एक ही बात करता है कि कश्मीर वाली सिचुएशन छोड़ दो। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने वहाँ खुशहाली चाहते हो, अगर आप इंडिया के साथ ट्रेड करके वहाँ की बेरोजगारी महंगाई कम करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले कश्मीर भूलना पड़ेगा, और ये आज नहीं तो कल होना ही होना है। देखिए सिचुएशन बहुत बदल चुकी है। पहले इंडिया और पाकिस्तान इक्वल लेवल पर बात किया करते थे, आज ऐसा है कि पाकिस्तान हज़ारों बार जब रिक्वेस्ट करता है तब इंडिया एक आध बार कहता है कि चलो ठीक है बात कर लेते हैं, मतलब वो आपने इतनी बार कहा है इसलिए कर लेते हैं, अदरवाइज़ हमें कोई ज़रूरत है नहीं। और मान लीजिए कि अगर यहाँ पर पाकिस्तान इस मुद्दे को पूरी तरीके से साइडलाइन करता है कि नहीं, अगर इंडिया बात नहीं करता तो हम भी नहीं करना चाहते, तो सालों तक ये मैटर वैसे की वैसी दबी रहेगी और सामने से आपको ही आना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर बात हो रही है कि अगर इंडिया के साथ ट्रेड शुरू करना है, आपको आगे के रिलेशन सुधारने हैं, तो आपको कश्मीर भूलना पड़ेगा। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। जो अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो मामला है, इसकी कुछ मोदी साहब के जमाने में बड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता है। कभी उस पिछले अदवार में वो आ गए एकदम से जहाज लेके, कुछ कोई बैकडोर मामला चल रहे हैं जिसकी वजह से चीजें पॉजिटिव तरफ जा रही हैं। इसके बारे में कुछ आगे कीजिए। मेरे जहन में बहुत सारे सवालात उठते हैं कि ये इस वक्त क्यों, और इसमें पाकिस्तान को क्या फायदा होता है सियासी तौर पर, और हिंदुस्तान को क्या फायदा होता है सियासी तौर पर, और उस पर जब इसको जांचा जाए तो मेरा ख्याल है हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा फायदा होता है। बालाकोट जो ऑपरेशन इंडिया ने करने की कोशिश की, वो एक बहुत ही भयानक और एक बहुत सीरियस और संगीन किस्म की एस्केलेशन थी इस खित्ते में, और वो एस्केलेशन वन ऑफ नहीं थी, उसने परमानेंटली ऑल्टर कर दिया है स्ट्रेटेजिक कंपटीशन और टैक्टिकल रिस्पांस एस्केलेटरी लैडर को। और हिंदुस्तान ने जो एनेक्सेशन की है कश्मीर की 5 अगस्त को, उसको रिवर्स करने की बात कहाँ, उस पर बात भी नहीं हो रही हिंदुस्तान में। और हिंदुस्तान में तकरीबन एक मुकम्मल कौमी कंसेंसस पाया जाता है कि जो हिंदुस्तान कर रहा है कश्मीर में वो ठीक है। पाकिस्तान में ये समझता है कि हिंदुस्तान के साथ अमन ओमान का रास्ता जो है वो इस तरह से है कि जो हिंदुस्तान कहता है वो बातें मानना शुरू हो जाए, तो फिर आगे जो सबसे अहम बात जो हिंदुस्तान कहता है इवेंचुअली हमें वो भी माननी पड़ेगी, और वो ये है कि कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का है। अच्छा, लेकिन मुशर्रफ साहब, एक भी तो सिलसिला ये है कि जब वो जो कुछ भी कश्मीर में हुआ अगस्त में, उसके बाद दुनिया भी देखा जाए तो खामोशी बैठी रही है। हमारे ब्रादर मुल्क जो हैं उन्होंने तो बल्कि कुछ नहीं कहा, बल्कि सिग्नलिंग ऐसी दी थी कि शायद उनकी लीनिंग उधर है। तो अच्छा, एक जो आर्गुमेंट आगे से मिलता है इसी हवाले से, वो आर्गुमेंट ये मिलता है कि जी ये 70 साल से जायद हो चुके हैं, जो कश्मीर आपके पास है वो कश्मीर आपके पास रहना चाहिए, जो कश्मीर हमारे पास है उसको करके एक जो है वंस फॉर ऑल एंड मूव ऑन वाली कहानी। ये एक बात डिस्कशन में तो आती है जब भी अक्सर हिंदुस्तानी दोस्तों से यहाँ पर बात होती है। एक दफा कौंसिल जनरल से, यानी कि यहाँ पर जो कॉन्सुलेट का अमला था, उनसे बात हो रही थी एक किसी महफिल के अंदर, तो उनका वैसे तो उस तरह की बातें नहीं करते, लेकिन कहना ही होता है कि 70 सालों से कुछ हासिल नहीं हुआ, तो लेट्स इस जो है इसी को मान के आगे बढ़ा जाए। अब तो हिंदुस्तान, लेकिन मोदी सरकार की तो बात ही कुछ अजीब और गरीब है ना। वो तो कहते हैं जी जो आपके पास है वो भी हमारा है और गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा है। वो तो, लेकिन शायद वो एक प्रेशर, एक पॉलिटिकल टैक्टिक्स भी हो सकती है। अल्लाह भला करे पाकिस्तान की अवाम का और पाकिस्तान के अफवाज। ये एक दो इक्वल्स का मैच नहीं है, ये एक कमजोर और एक ताकतवर जो है उसका मैच है, जिसमें जो ताकतवर है वो अपनी मनमानी करवा रहा है। तो ये भी फैसला साज एक और बहुत अहम नुक्ता है कि इतना डिफरेंशियल पावर का नहीं है जितना मेरा ख्याल है हम सब के जहनों में अब बन गया है। हिंदुस्तान में अगर आप देखें लार्ज अब एक माइंडसेट बन चुका है। वो माइंडसेट ये है कि जी हम जो है अब एक तीसरी बड़ी सुपर पावर बन चुके हैं, या ऑलमोस्ट बन चुके हैं, हम बनने जा रहे हैं, और हमारा जो इकोनॉमिक डिफरेंशियल बहुत आगे जा चुका है पाकिस्तान से। हम जो है सॉफ्टवेयर की सब में बड़ी हाई टेक की जो है ना दूसरी सिलिकॉन वैली हमारे पास है, टूरिज्म हमारे पास है, तो हम जो है हर लिहाज से पाकिस्तान से बहुत आगे जा चुके हैं। तो हम इनसे अब क्या हम इनसे जो है नेगोशिएट, क्या डील, ये अपने मामला अपने फंसे में जिहादी बन चुके हैं। तो एक माइंडसेट है
जो कि वहां पर एक उजागर हो चुका है, और वो माइंडसेट जो है वो समझता है कि जी हम अपनी पावर से हर चीज बनवा सकते हैं, और ये इसको पंप अप करने में, इस नैरेटिव को पंप अप करने में बहुत बड़ा हाथ है हमारे मोदी साहब का। देखिए, जो वेस्ट है उसको इस वक्त इंडिया में बड़ा इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट और ये सब चीजें जो हैं। देखिए, आज तक तारीख में पाकिस्तान जो है वो फॉलो कर रहा है कि इंडिया ने जब चाहा कि भाई, आपने जैसे कहा कि मोदी साहब का पता नहीं, जैसे हमारे पिछले शो में चीतन साहब आए थे, उन्होंने कहा कि मोदी साहब का पता नहीं कि वो कब जहाज लेके पाकिस्तान आ जाएं। तो देखिए, ये सारी चीजें होती आई हैं कि जब इंडिया की साइड ने चाहा कि वहां के ऊपर कोई पीस टॉक शुरू हो तो वो पीस टॉक शुरू हो गई, जब उन्होंने चाहा कि एलओसी पे फायरिंग शुरू हो जाए। फीलिंग है जो कि इंडिया के जब दोस्तों से बात की जाए तो वो ये सारी चीजें होती है कि जी आपने ये किया, आपने पार्लियामान पे हमारी हमला किया, आपने जिहादी बनाया, आपने ये भेजा, आपने पुलवामा कर दिया, आपने जो है बॉम्बे जैसा इंसिडेंट किया, और सब चीजें वो एक बैगेज है, एक हिस्ट्री का बैगेज है, किसने क्या किया उसकी तो पूरी एक रिपोर्ट हो, ये उसमें जाना बेकार है। लेकिन मैं मुशर्रफ आपकी तरह आता हूं कि जो डिप्लोमेटिक जो चैनल है उसके हवाले से जो हैंडलिंग है, जो उसकी मैनेजमेंट है पाकिस्तान की तरफ से, उसके बारे में कुछ आगाह कीजिए कि अब तक हमारी कैसी रही है, कुड इट बी बेटर, कुछ बेहतर हो सकती है। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान के पास क्या लेवरेजेस हैं पुल करने के लिए, क्योंकि दुनिया तो हमें खामोश नजर आई है कश्मीर में जो कुछ भी हुआ। Only one generation ago, Pakistan, Egypt and India were seen as the 3 countries on the planet जिनकी डिप्लोमेटिक कैपेबिलिटी जो है वो आउटसाइज और आउटक्लास समझी जाती थी। आज आपका सवाल का जवाब ये है कि आज पाकिस्तान को उन ममालिक में शामिल नहीं किया जा सकता, और आपकी इकोनॉमिक स्टैचर, आपकी जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग और आपकी डिप्लोमेटिक कैपेबिलिटी, इनमें बहुत जोड़ है और बहुत गहरा गठजोड़ है। अगर आप इकोनॉमिकली वीक होंगे और कंकरेंटली आप अपनी जियोपॉलिटिक्स को लेवरेज करने के बजाय वो आपके खिलाफ इस्तेमाल होगी, तो आपकी डिप्लोमेटिक कैपेबिलिटी भी अंडरमाइन हुई भी होगी। आज यौम तकबीर है। यौम तकबीर हम अहले पाकिस्तान उस दिन की याद में मनाते हैं जब भारत के 5 एटमी धमाकों के जवाब के अंदर पाकिस्तान ने 6 एटमी धमाके, इसे हमने न्यूक्लियर डेटरेंट का नाम दिया कि जनाब इससे जंग रुक जाएगी और जनाब हमारा दिफा का खर्चा बच जाएगा। लेकिन हमने देखा कि दिफा का खर्चा जो था वो डबल से भी ज़्यादा हो गया, ट्रिपल पे चला गया। उसके नीचे से हमारी मईशत के चटखने की आवाज़ें जो हैं वो आपको सुनाई दे रही हैं। यकीन करें, सुबह की फ्लाइट पकड़ के मैं निकल गया। मैं इतना खौफज़दा था, मैंने कहा इतना हसास मसला है, को पटाखा आगे पीछे हो जाए, कोई और मसला हो जाए, कहीं से लीकेज हो जाए, मैं पाकिस्तान से चला गया। कि हम तो घास भी खाएंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे, और अगर 1000 साल भी हमें घास खानी पड़ी तो हम खाएंगे। लेकिन कमर चीमा साहब, मुझे बड़े अफसोस का कहना पड़ता है कि भुट्टो साहब ने कहा तो सही, आपने एटम बम बना तो लिया, लेकिन एटम बम बनाने के बाद तो घास खाने की नौबत नहीं आनी चाहिए थी ना। एटम बम बनाने के बाद भी आज पाकिस्तान में घास खाने की नौबत आ रही है, तो क्या फायदा हुआ एटम बम बनाने से? मैं ये भारत की इकॉनमी हमसे पहले 5 गुना बड़ी थी, अब कोई 8 गुना बड़ी है। हम उसके स्पेंडिंग को मीट नहीं कर सकते, और हम मीट करेंगे आप इकोनॉमिकली कोलैप्स कर जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में। अब यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है कि भाई जब पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब जो बनाया गया, उसका एक्सपेरिमेंट किया गया, तो सबको पता चला कि भाई ठीक है, अब हमें अलग से जो हमारा बजट जो है वो डिफेंस बजट दफ़ा करने की जो बात हो रही थी ना, मतलब डिफेंस बजट, कि डिफेंस बजट हमें अलग से बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम कम भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर से आसपास वाले सारे कंट्री डरेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन हुआ उसका उल्टा, पाकिस्तान को हर साल अपना डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ा, और ये न्यूक्लियर बम है ना जो आज तक इसके मतलब काम नहीं आया है। अब उसने न्यूक्लियर बनाए भी 30 से 35 साल हो गए होंगे, क्योंकि हमने जैसे ही एक्सपेरिमेंट किया था उससे कुछ ही दिनों के बाद पाकिस्तान ने भी एक्सपेरिमेंट कर लिया था। तो कहने का मतलब है कि साल उसके पास भी 30 सालों के आसपास से तो है न्यूक्लियर, लेकिन अब मतलब ऐसा है कि उसे कोई ग्रोथ नहीं आई है, और ग्रोथ कभी आने वाली भी नहीं है। वो सिर्फ एक आपकी प्रोटेक्शन के लिए होता है,
जो आप हमेशा अपने पास रखते हो, और अगर आपने वहाँ पर न्यूक्लियर पावर से बम बनाने के बजाय न्यूक्लियर पावर से एनर्जी बना ली होती तो शायद पाकिस्तान तरक्की कर जाता, इंडिया से भी आगे होता। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। आज यौम तकबीर है। यौम तकबीर हम अहले पाकिस्तान उस दिन की याद में मनाते हैं जब भारत के 5 एटमी धमाकों के जवाब के अंदर पाकिस्तान ने 6 एटमी धमाके किए और यूं दुनिया के नक्शे के ऊपर 2 नई डिक्लेयर्ड एटमी ताकतें उभरी। धमाका करके बेसिकली रजिस्टर करवाया कि नहीं, हम इसको मज़ीद छुपा के नहीं रख सकते, हम इसका इजहार करेंगे और बताएंगे कि हमारे पास भी है। इसे हमने न्यूक्लियर डेटरेंट का नाम दिया कि जनाब इससे जंग रुक जाएगी और जनाब हमारा दिफा का ख़र्चा बच जाएगा। लेकिन हमने देखा कि दिफा का ख़र्चा जो था वो डबल से भी ज़्यादा हो गया, ट्रिपल पे चला गया। हमने अफरादी कुव्वत जो थी वो ज़्यादा रेज़ कर ली दिफा के नाम के ऊपर, और हम रवायती ख़र्चे को इतने आला लेवल पे ले गए कि अब उसके नीचे से हमारी मईशत के चटखने की आवाज़ें जो हैं वो आपको सुनाई दे रही हैं, और अब तो वो चटखने के बाद वो बैठना भी शुरू हो गई है कि इतना बड़ा बोझ जो है वो हम कैसे उठाएं। ये पाकिस्तान ने जो न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है, क्या इससे बैलेंस ऑफ पावर रिस्टोर हो गया है, या आप एज ए फौजी इसको कैसे देख रहे थे ब्रिगेडियर साहब? पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ये 1974 की बात है, मैं फौज में था जब ये स्माइलिंग बुद्धा हुआ था, और 1972 में भुट्टो साहब ने फेमस ये वाकयात कहे थे कि हम तो घास भी खाएंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे, और अगर 1000 साल भी हमें घास खानी पड़ी तो हम खाएंगे। लेकिन कमर चीमा साहब, मुझे बड़े अफसोस का कहना पड़ता है कि भुट्टो साहब ने कहा तो सही, आपने एटम बम बना तो लिया, लेकिन एटम बम बनाने के बाद तो घास खाने की नौबत नहीं आनी चाहिए थी ना। एटम बम बनाने के बाद भी आज पाकिस्तान में घास खाने की नौबत आ रही है, तो क्या फायदा हुआ एटम बम बनाने से, मैं ये जानना चाहूँगा। बुरा ना मनाइएगा, तजिया किया है कि मतलब कि इतना बड़ा दिफा का ख़र्चा, जब वो मैं याद करता हूँ वो भारतीय प्रोफेसर, पता नहीं अब जिंदा भी होंगे कि नहीं, जब अर्ली 90s में उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम स्टेक बढ़ाते जाएंगे डिफेंस का, और आपके यहाँ चूँकि अकल की कमी है तो आप उस स्टेक को मीट करने के लिए जो है वो चलते जाओगे। ज़रब मोमन एक मशक़ें हुई थी। ज़रब मोमन तक मेरा ख्याल है कि हमारा ये था कि अगर भारत ने कोई टैंक ख़रीदा है तो हम एंटी टैंक मिज़ाइल ले लेंगे। हम उसके मुकाबले में उतनी कैपेसिटी का या उतनी सुपीरियरिटी का टैंक ख़रीदना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मिज़ाइल जो हैं बहुत उसकी निस्बत बड़े सस्ते मिल जाते हैं, तो हम ये कर लेंगे। भारत ने कोई तैयारा ख़रीदा है तो हम जो है वो सरफेस टू एयर मिज़ाइल जो मतलब के हैं वो वाला ले लेंगे, और उस तैयारे को मार गिराने के लिए हम उसके मुकाबले में तैयारा तैयार नहीं करेंगे। लेकिन ये ज़रब मोमन के बाद फिर हमारा चेंज हुआ कि अगर बकरी ने मारा है बकरे के सींग तो बकरा भी मारेगा बकरी के सींग। अगर भारत ने कोई हेलीकॉप्टर ख़रीदा तो हम उसके मुकाबले का हेलीकॉप्टर लेंगे। भारत की इकॉनमी हमसे पहले 5 गुना बड़ी थी, अब कोई 8 गुना बड़ी है। हम उसके स्पेंडिंग को मीट नहीं कर सकते, और हम मीट करेंगे। और वो जो इंडियन प्रोफेसर ने कहा था, मेरा कार्ड कहीं उनका लिखा होगा, एड्रेस कार्ड वगैरह, तो उन्होंने कहा था कि उसके नतीजे में आप इकोनॉमिकली कोलैप्स कर जाएंगे। कुछ लोग जो हैं इसका हवाला उठा के लाते हैं अबुल कलाम आज़ाद साहब की भी तहरीरों से, लेकिन मैं उनको नहीं मानता इस हवाले से। ठीक है, हाँ अब ना माने ही बिना ही बात बढ़ेगी ना जी आगे, वरना उनको मान लिया जाए तो और भी बहुत सारी बातें जो हैं वो उनकी माननी पड़ जाएंगी। और पॉलिटिकल एक्यूमेन तो उनका इतना था ना कि कांग्रेस ने उनको जो फौरी बाद इलेक्शन हुए थे आज़ादी के, उसका टिकट नहीं दिया था। इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स के अंदर वो आउट हो गए थे। तो खैर ये जो सूरत हाल है, लेकिन ये इंसान थे, गलतियां भी हो जाती हैं बंदे से, लेकिन इतनी ज़्यादा उनको बढ़ा चढ़ा के पेश करना कि जनाब उनका फरमाया मुस्तनद था या को कुरान व हदीस था, नहीं, मेरा मतलब है उनसे भी गलतियां हो जाती हैं और अपने लेवल पे उनसे हुई। हैविंग सेड दैट, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट था जी। लेकिन सोचने की बात आज ये है, आज के दिन जब मैं आपसे मुखातब हूँ तो सोचने की बात ये है कि ये प्रोग्राम जिसने शुरू किया जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उनकी कोई
नरीना औलाद नहीं छोड़ी उन्होंने, और बेटी को उन्होंने एक्टिव किया तो वो भी कत्ल कर दी गई, और जिसने धमाका किया वो अपने तमाम बच्चों समेत जो है इस वक्त जिला वतन है। उसके बच्चे पाकिस्तान की शरीयत छोड़ गए और उन्होंने जाके और गैर मुल्की शरीयत ले ली। तो ये कौन सी कुव्वतें हैं कि तमाम वो शख्सियात, इसके मैं पिछली तारीख जो है उसको फरोलना नहीं चाह रहा, मैं सिर्फ इसी हवाले तक महदूद रहना चाह रहा हूँ। तो सोचने की बात यह है कि कौन से अनासर हैं ऐसे जो ऐसे हर शख्स को, जो हमें कुछ लम्हों के लिए ही सही बहसीयत कौम कोई खुशी का, कोई फ़ख्र का, कोई इनबसात का कोई लम्हा फराम करता है, वो उसको निशाने इबरत बना देते हैं और उसकी नस्लें तक उड़ा देते हैं। ठीक है, अक्लमंद जो लोग होते हैं वो अपनी नस्लों को यहाँ पे नहीं रखते, वो अपनी नस्लें निकाल के ले जाते हैं, और जो है और नतीजा जो है वो आपके और मेरे सामने है कि हम जो है हमारा इस वक्त सबसे बड़ा इशू जो है वो नाअहली है, नालायकी है, और नाअहल और नालायक लोग जो हैं वो बकवास तो बहुत कर सकते हैं, फैसला नहीं कर सकते। आपने इसको एक मजहबी तस्वीर दी। कहा गया इफ Christians and Jews can have a bomb, why can't Muslims have a bomb? मतलब साफ था। भुट्टो साहब को मालूम था कि मेरे पास पैसा तो है नहीं, इसलिए पैसा तो मैंने बाकी मुस्लिम अमीर देशों से लेना है, और उसी फंडिंग के लिए उन्होंने एक मुस्लिम बॉम्ब का ऐलान किया। और उसके बाद क्या हुआ आप अच्छी तरह जानते हैं। और फिर आया वो वक्त जिसकी आज अब जो में तकबीर मना रहे हैं। पहले हमने जैसा आपने कहा कि 2 धमाके किए, 2 दिन अलग अलग धमाके किए, और उसके बाद आपने 28 और 30 तारीख को चिंगाई 1 चिंगाई 2 किया, और आपने भी ये दिखा दिया। और आपके मुल्क के अंदर भी ये कहा गया अब बैलेंस ऑफ पावर बदल चुका है, हमने न्यूक्लियर डिटरेंस हासिल कर ली है, और हम न्यूक्लियर डिटरेंस के जरिए भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे। आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम न्यूक्लियर वेपनेशन was country specific, not threat specific. It was against India, it was against Hindus. लेकिन our nuclear program was not like that. We had threat from China and much larger threat. So our nuclear program was based on a realistic assessment of threat and to ensure that we are not taken by surprise in the subcontinent. आपको चाहिए था कि न्यूक्लियर वेपन बनाने के बाद आप वो सब पैसा जो आप अपनी फौज के ऊपर लगाते थे या दहशतगर्दी में लगाते थे, वो सारा पैसा देश की बढ़ोतरी के लिए, गुर्बत को हटाने के लिए, देश की डेवलपमेंट के लिए, तरक्की के लिए, देश की इकोनॉमी को सॉलिड फुटिंग देने के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये एक शिकवा है मेरा पाकिस्तान के साथ। अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपनाइजेशन को अच्छी तरह से इस्तेमाल करता और अपनी जो उन्होंने फर्स्ट यूज पॉलिसी डिक्लेयर कर रखी थी उस पर कायम रहते, दैट वाज मोर देन इनफ। लेकिन आपने उसके बाद उसका अपना मजाक बनाया, बार बार इसकी धमकियां देकर न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की, कोई असर नहीं पड़ा। और तो और आप एक कदम आगे निकल गए, आप टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की बात करने लगे। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स कौन इस्तेमाल करता है भाई? क्या आप अपने इलाके के अंदर न्यूक्लियर वेपन गिराएंगे? टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन कब इस्तेमाल की जाएगी? When there will be penetration into your territory. उस वक्त क्या आप जो दुश्मन पेनिट्रेट कर रहा है वो तो फुली प्रिपेयर्ड होकर आएगा एनसीडब्ल्यू वॉरफेयर के लिए, लेकिन क्या अपने लोगों को, अपने इलाके में अपने लोगों के ऊपर, अपने खित्ते के आप न्यूक्लियर वेपन्स ड्रॉप करेंगे, वहां पे इस्तेमाल करेंगे? क्या मजाक था ये? और आपके मिनिस्टर्स ने कैसे कैसे बयान दिए कि ये हमने दिवाली के लिए थोड़े रखे हुए हैं, और ये तो हमारे पास किलोग्राम और पता नहीं कितने ग्राम के हमने न्यूक्लियर वेपन बना रखे हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे। एटॉमिक ब्लास्ट शेख रशीद ने कराया। बकवास करते हैं सब लोग, झूठे हैं जो ये कहते हैं नवाज शरीफ ने धमाका कराया। अल्लाह को गवाह बना के कहता हूं धमाका कराया शेख रशीद ने। तुम्हारा रस का करंट लग गया। जब एटॉमिक ब्लास्ट होना था
तो आप यकीन करें सारी रात मैं सजदे में पड़ा रहा कि या अल्लाह इन सारे लोग जो 4, 5, 6 लोग हैं जो फैसला कर रहे हैं, इसमें मैं ही एक कमजोर आदमी हूं जिसके वालिद का कोई नाम नहीं है, इंफॉर्मेशन को। आप यकीन करें सुबह की फ्लाइट पकड़ के मैं निकल गया। मैं इतना खौफजदा था, मैंने कहा इतना हसास मसला है, कोई पटाखा आगे पीछे हो जाए, कोई और मसला हो जाए, कहीं से लीकेज हो जाए। मैं पाकिस्तान से चला गया। जब उसने टीवी लगाया, काम हो गया सारा, मैंने कहा फ्लाइट अगली कब जाती है? उसने कहा जी खाना। मैंने कहा खाना खा के जाऊंगा अगली फ्लाइट में। मैं पाकिस्तान आ गया।